स्वागत है आपका आज की वीडियो में। आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहे हैं अपन। सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, आप अगर ईवी खरीदें तो क्या क्या चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। एक तरह की एक गाइड हो गई। देखिए, अगर हम कंपैरिजन करें कि आप ईवी लेने जा रहे हैं और दूसरी तरफ आइस बाइक की कंपैरिजन इससे करेंगे तो वो कंपैरिजन कहीं भी सिमिलरली मैच नहीं होगी। उसका एक बहुत बड़ा रीज़न है, पेट्रोल इंजन की कीमत सदा ही कम होती है। वो सस्ते मिल जाते हैं, पर आपको ये वाली जो गाड़ियां हैं ये बहुत महंगी मिलती हैं। उसका एक छोटा सा उदाहरण यूं है कि वो जब आपको गाड़ियां देते हैं पेट्रोल वाली, चाहे वो एक्टिवा हो, चाहे वो मैस्ट्रो हो, चाहे वो जुपिटर हो, चाहे वो आपकी कोई बाइक हो, पल्सर हो, चाहे वो और भी कोई बाइक हो, हीरो होंडा स्प्लेंडर ही क्यों ना हो, उसमें वो फ्यूल भर के नहीं देते हैं। यहाँ आपका एक तरह से फ्यूल का सिस्टम पूरा लगा के उन्होंने दे रखा है, तो उसकी जो कॉस्टिंग है ना वो बहुत ज़्यादा हद तक बढ़ जाती है। जब हम ये खरीदने जाते हैं तो हमारे को जब कंपैरिजन करना होता है कि यार मेरे को वो एक्टिवा अच्छा लग रहा है, ये चेतक महंगा है, ये एथर महंगा है, या ओला महंगी है, वो कंपैरिजन अगर आप करेंगे ना वो इससे कहीं मैच नहीं करेगा। पहली चीज़ तो मैं आपको ये क्लियर कर देता हूँ, ये गाड़ियाँ होती वाकई में बहुत महंगी हैं और इनकी असली कीमत होती है इनकी बैटरी और मोटर, जो कि लगभग इस गाड़ी की 75% कॉस्ट है। अगर आपने 1 लाख की गाड़ी अगर उठाई है तो मान के चलिए 12,500 की तो बैटरी है आपकी, और 65 से 66 हज़ार रुपए की इसमें बैटरी मिलेगी आपको। तो वो एक कॉस्टिंग हो जाती है इसकी। एक सिंपल सा कैलकुलेशन है कि अगर मैं गाड़ी लेने जा रहा हूं तो 75% कॉस्ट होती है। इसका एक सच्चा उदाहरण अभी मेरे को देखने को मिला, जब एक ईवी का ट्रेड फेयर नोएडा में लगा था, तो मैंने उसके लाइव नोट्स देखे। बिना बैटरी के इस गाड़ी की कीमत मात्र 30,000 रुपए है। विद बैटरी, विद मोटर, वो उसकी कॉस्ट अलग हो जाती है। मोटर तो लगी हुई आएगी, हब मोटर है तो वो तो लगी हुई मिल जाएगी आपको, पर बिना बैटरी के वो मात्र 30 से 35,000 रुपए के बीच में कॉस्ट करती है। पहली चीज तो ये समझने वाली बात है। दूसरा ये समझने वाली बात है, लोग ये सोचें कि इसकी मेरे को रीसेल मिल जाएगी, भूल जाओ, क्योंकि ये 5 साल बाद बेचने जाओगे तो इसकी कोई कीमत नहीं मिलेगी, क्योंकि इसकी बैटरी खत्म मान चुके हैं, मोटर लगभग यूज्ड कंडीशन में आ जाएगी, तो उसकी भी प्राइस खत्म है, नहीं के बराबर है। मतलब आप मान के चलो, अगर आपने 1 लाख की गाड़ी ली है तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 हज़ार रुपये मिल सकते हैं। मान लीजिए अगर आपने 2023 में एक्टिवा खरीदा, अगर आप उसको 2027 में 5 साल बाद बेचने जाएंगे तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? 4 साल बाद, 5 साल बाद जब भी बेचने जाएंगे, 2028 में अगर आप बेचने जाते हैं तो उसकी कॉस्टिंग अप्रोक्स 1 लाख रुपए की एक्टिवा की मान के चलिए आपको 40,000 तक तो मिलने चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। क्योंकि अभी तक तो ऐसा ही हुआ, पुरानी 5 साल पुरानी गाड़ियां उठा के देख लीजिए आप, एक्टिवा, जुपिटर या कोई भी गाड़ी जो 1 लाख रुपए में है, वो आपको 40,000 में 5 साल पुरानी आराम से मिल जाएगी। पर अगर आप बैटरी वाली ये इलेक्ट्रिक व्हीकल आज की तारीख में कोई 5 साल पुराना व्हीकल खरीदने जाएंगे, चाहे वो चेतक ही क्यों ना हो, चाहे वो ओला ही क्यों ना हो, चाहे वो टीवीएस का iQube ही क्यों ना हो, हालांकि इतना टाइम हुआ नहीं है, पर भी आज भी अगर आप 3 साल बाद भी खरीदेंगे ना, तो आप खुद सोचो कि आप उसकी कीमत क्या लगाओगे। मात्र 30,000, 35,000, ज्यादा से ज्यादा है वो, बहुत ज्यादा से ज्यादा है। तो उस रीसेल को और इसकी बाइंग कॉस्ट को कहीं कंपेयर पेट्रोल इंजन से अभी तो नहीं किया जा सकता। ये इंपॉर्टेंट बात। अब हम जब खरीदने जा रहे हैं कि नहीं मेरे को तो लेनी है, क्योंकि पेट्रोल की कॉस्ट बहुत ज़्यादा है और मैं ये सारा पैसा मैं बचा लूँगा, मतलब मेरी इसकी कॉस्ट निकल आएगी। क्योंकि देखो आईसी जो इंजन होते हैं
उसके अंदर मूविंग पार्ट्स होते हैं, उसमें आपको इंजन ऑयल भी डालना पड़ता है, पार्ट्स की घिसावट भी होती है चलते चलते उनके, जैसे किसी का क्रैंक बोल गया, किसी के ब्लॉक पिस्टन बोल गए, रिंगे बोल गई, तो उसकी रिपेयरिंग का खर्च हर बार 1500 से 2000 के बीच में इंजन ऑयल डलवाना पड़ता है, उसका खर्च। पर ये लेने के बाद आपको 1 रुपया खर्च नहीं करना है, 3 साल तक 1 रुपया भी खर्च नहीं करना है। ये भी इस बात को हमको समझना होगा। सिर्फ इसकी सर्विसिंग टाइम टू टाइम चेकअप कराएं, मुश्किल से 200-400 रुपए का खर्च आएगा, उससे ज़्यादा नहीं आएगा, वो भी साल 6 महीने में एक बार। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो जब भी आप खरीदने जाएं तो सबसे पहले अपना बजट, पहला पॉइंट आता है बजट। बजट आप निर्धारित कीजिए कि आपका बजट क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया कि मेरे को 1.5 लाख के अंदर लेनी है या मेरे को 1 लाख के अंदर लेनी है। फिर हम तय करेंगे कि 1.5 लाख के अंदर कौन सी बेस्ट स्कूटर है, उसकी सीरीज बना लीजिए कि 1.5 लाख से कम में ये मिलेगी। 1,50,000 तक ये गाड़ियां हैं, 1 लाख से 1,50,000 के बीच में ये गाड़ियां हैं, जिसमें ओला हो गई, एथर हो गई, बजाज हो गया, टीवीएस iQube हो गई, एम्पियर की प्राइमस हो गई, हीरो की वीडा V1 प्रो, वो भी 1,50,000 के अंदर अंदर आ रही है। तो ये गाड़ियां आप आराम से ले सकते हैं। अब इसके बाद आता है कि 1 लाख से नीचे कौन कौन सी गाड़ियां हैं, या 1 लाख तक की कौन कौन सी गाड़ियां हैं, जिसमें आपको गाड़ियों को चूज करना पड़ेगा। जिसमें ओला भी आज कंपटीशन दे रहा है। ओला की एक गाड़ी आ रही है S1X 2 किलोवाट, जो 1 लाख से कम है। S1X प्लस जो 3 किलोवाट बैटरी के पैक के साथ आती है। S1 एयर जो 1,10,000 के एक्स शोरूम प्राइस बता रहा हूँ। ये आप इसको RTO के साथ और इंश्योरेंस के साथ कंबाइन करके मत मानिएगा, ये एक्स शोरूम प्राइस है। तो ये आपको एक निर्धारण करना होगा। इंपॉर्टेंट पार्ट है, फर्स्ट यू हैव टू डिसाइड बजट। उसके बाद दूसरा पॉइंट आता है टेस्ट राइड। टेस्ट राइड जरूर लीजिए आप। मैं किसी ब्रांड के लिए नहीं कह रहा हूं, आपको गाड़ी लेनी है, आपने तय कर लिया, आपने अपना बजट निर्धारित कर लिया, टेस्ट राइड लीजिए। टेस्ट राइड इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, जहां आप खुद स्वयं ही तय कर लेंगे कि आपको क्या चीज अच्छी लग रही है, जिसमें बिल्ड क्वालिटी भी आ जाती है, जिसमें और बहुत सारे जो एप्लीकेशन वाले हैं या नॉन एप्लीकेशन वाले हैं, वो फीचर भी दिख जाते हैं आपको। आपको सिंपल गाड़ी लेनी है, एप्लीकेशंस के साथ लेनी है, और उसमें क्या क्या है, इसमें क्या खास है, एक लिस्ट बना लीजिए, कंपेयर कर लीजिए कि आपको ये चीज़ें चाहिए। इसमें ये है, जैसे मान लीजिए ओला में है, एथर में है, टीवीएस iQube में है, चेतक में है, प्राइमस में है, वीडा V1 में है, या एम्पियर की मैग्नस में है, या ओकिनावा की प्रेस प्रो में है। हीरो की इलेक्ट्रिक आपने चेक करी है तो हीरो की CX के 2 मॉडल हैं, CX में 2.0 और 5.0, तो वो आप सेलेक्ट कर लीजिए। उसमें सेलेक्ट करना इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि मेरा ये बजट है और इस बजट में ये गाड़ियां और ये फीचर इन गाड़ियों में, और मेरे को ये फीचर चाहिए। फर्स्ट थिंग टेस्ट राइड में ये डिसाइड होगा। थर्ड पॉइंट इसका आता है रेंज एंड स्पीड। अब जब आप टेस्ट राइड लेंगे तो उसमें आपको पता लग जाएगा कि ये इस गाड़ी की रफ्तार कितनी है, 2 जनों को बैठा के कितनी चढ़ाई पर आराम से चढ़ जाती है, इंपॉर्टेंट पार्ट। उसके बाद रेंज, मान लीजिए आपको एक ऑफिस जाना है, अपने घर से ऑफिस तक की आपकी दूरी 10 किलोमीटर की है और 10 किलोमीटर वापस आना है, और ज़्यादा से ज़्यादा शहर का कुछ काम हो गया, शाम को फैमिली का काम हो गया, आपकी डेली की रेंज 50 किलोमीटर की है। तो अगर आपको कोई गाड़ी मिल रही है जो 100 किलोमीटर की क्लेम कर रहा है और उसकी एक्चुअल रेंज 70-80 के आसपास आ रही है, आंख मीच के ले लीजिए, क्योंकि स्पेसिफिकेशंस इंपॉर्टेंट होती हैं। अगर आप ये चीज देख के लेंगे तो ये आपको बहुत फायदा करेगी कि आपने जितनी रेंज चलना था आपने वो गाड़ी ली, उतनी स्पीड पे चलना था उतनी स्पीड वाली गाड़ी आपने सेलेक्ट करी, ताकि आप कल किसी को दोष ना दे सके कि मैंने भाई साहब आपको देख के ली या मैंने आपके कहने से ली। वो चीजें यहीं फिनिश हो जाती है। मेरा आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आने वाले हैं। चैनल सब्सक्राइब कर लो, चैनल को शेयर कर लो, ये ईवी गाइड सबके साथ शेयर करो,
ताकि सब लोग जाने ईवी के बारे में कि कैसे खरीदनी है, क्या करना है पहले। तो ये जो पॉइंट था रेंज और स्पीड का, उसके बाद अगला पॉइंट आता है हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है गाड़ी के लिए, बैटरी। बैटरी कौन सी लगी हुई है। आप जिस शोरूम पे जाएंगे ना, वो सब यही कहेंगे सर इसमें तो लिथियम आयन बैटरी लगी हुई है, लिथियम आयन ही आती है, जबकि उनको बेचारों को आधों को पता होता है और आधों को पता नहीं होता है। मैं क्लेम नहीं कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि उनको पता नहीं है, पर आधों को पता नहीं है, वाकई में नहीं है। वो सिंपल बोलेंगे लिथियम आयन लगी है। तो लिथियम आयन, अगर आपने मेरे पिछले वीडियो नहीं देखे तो देखना, लिथियम आयन बैटरी सब में लगी हुई है, पर इसमें किस क्वालिटी की बैटरी लगी हुई है, एनएमसी लगी है या एलएफपी लगी है। अगर एनएमसी लगी है तो एक चीज पक्की है, क्या अगर कभी कोई हार्ट डैमेज होता है तो वो बहुत रिस्की रहेगी, और जबकि एलएफपी रिस्की नहीं होती है। मेरा ऐसा मानना है, ये मेरी निजी राय है कि एलएफपी में कभी बैटरी आग नहीं पकड़ती। दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट बैटरी में ही कि आपकी वो बैटरी डिटैचेबल है। अगर आप सेकंड फ्लोर पे रह रहे हैं, आप 7th फ्लोर पे रह रहे हैं, या आप कहीं मेट्रो सिटी में रह रहे हैं, तो आपको निश्चित रूप से वो स्वाइपेबल बैटरी चाहिए। मतलब आपको वो बैटरी निकालनी है और ऊपर अपने रूम पे लेके जानी है, वहीं चार्ज करनी है। तो उसमें भी है ना, ये देखना है कि आपको बहुत सॉफ्टली हैंडल करना है उसको। अगर गलती से हाथ से छूट के गिर गई ना और कोई सेल पंचर हो गया, बहुत बड़ा हादसा कर सकती है वो। तो बेटर यही है कि आप इसको सेलेक्ट करते समय इन चीज़ों का विशेषकर ध्यान रखें कि आपने जो बैटरी लेनी है वो स्वाइपेबल है। अगर आपका घर है और आप केयर कर सकते हैं तो वो लीजिए, वो वाला वाहन लीजिए। अगर आपको फिक्स्ड बैटरी मिल रही है तो फिक्स्ड बैटरी का तो टंटा ही खत्म है, पर चार्जिंग पॉइंट आपको एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, आपको एक अपनी कनेक्शन करवाने पड़ेंगे, ये आप ध्यान रखिएगा। और बैटरी में ही एक इम्पॉर्टेंट पार्ट और आता है, जो बैटरी जो मेरा पॉइंट था उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट आता है कि वो कितना चलेगी, उसकी वारंटी कितनी है, ये आप उनसे ज़रूर पूछिए। कम से कम 3 साल की वारंटी आपको लिथियम फेरोफॉस्फेट पे तो आपको कम से कम 5 साल की मिल ही जाएगी, परंतु लिथियम फेरोफॉस्फेट में जो गुण होते हैं ना, वो थोड़े से उसके जो है ना कम होते हैं। मतलब पावर कम मिलना, तुरंत डिस्चार्ज नहीं देना, एक माइनर सब फॉल्ट होता है। तो स्टार्टिंग में उसको स्लो भी चलाना पड़ता है। और बैटरी से ही कंसर्न होता है इसकी रेंज का, जो मैं आपको पहले बताई। अगर आपको लंबा चलना है ना, मतलब आपकी रोज की जो रनिंग है, अगर अप्रॉक्स 100 किलोमीटर है, इससे ज़्यादा होगी तो कोई चांस नहीं है, 100 किलोमीटर है तो आपको उस गाड़ी को चार्ज करने के लिए स्थान ढूंढना पड़ेगा। मतलब गाड़ी आपको ऐसी लेनी पड़ेगी जिसमें फास्ट चार्जिंग या कहीं चार्जर कनेक्ट करके आप उस गाड़ी को चार्ज कर सके और फास्ट चार्ज हो जाए वो। मतलब आपको मुश्किल से, आप मान लीजिए मेरा ऑफिस है 10 किलोमीटर, तो मेरा 10 किलोमीटर आना और जाना 20 किलोमीटर में हो जाता सफिशिएंट। पर यहीं अगर मैं एक सिटी में, जो मेट्रो सिटी है, चाहे वो बेंगलोर हो, चाहे वो जयपुर हो, चाहे वो आपका दिल्ली हो, मुंबई हो, तो इनमें डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होते हैं। मतलब डेली ट्रैवल करना होता है, लगभग 50-60 किलोमीटर जाना होता है और 50-60 किलोमीटर आना होता है। उस कंडीशन में आपको एक फास्ट चार्जर की ज़रूरत पड़ेगी। तो आपको पता होना चाहिए कि जिस रास्ते से आप जा रहे हैं, वहाँ रास्ते में या आपके ऑफिस प्रेमिसेस में, वहाँ पर आपको फास्ट चार्जर मिल जाएगा, जो लगभग आधे घंटे में या पौने घंटे में आपकी गाड़ी फुल चार्ज कर देगा। तब तो आप लॉन्ग रेंज वाली ये गाड़ियाँ, और वो भी ब्रांडेड, जैसे ओला हो गई, अभी सिंपल वन वालों ने दी नहीं है, बहुत टाइम हो गया है। अब पता नहीं और कौन कौन सी बड़ी गाड़ियाँ आएंगी जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा रेंज क्लेम जो कर रहे हैं वो मिल जाए। बाकी प्राइमस और चेतक और आपके आई क्यूब, इनका तो मान के ही मत चलो। ये मतलब अगर आप फुल स्पीड में चल रहे हो ना, 70 के बाद तो आपकी हार्ट बीट बढ़ा देगी, रेंज एंजाइटी आपकी डेफिनेटली बढ़नी है। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है।
इसका फिर आता है, नेक्स्ट पार्ट आता है मोटर। मोटर देखो, अगर आपके शहर में सड़कें अच्छी हैं तब तो आप BLDC हब मोटर आंख मीच के ले लो। बहुत बढ़िया सड़कें हैं ना, जैसे जयपुर की हो गई, जैसे मेरे सिटी में हो गई, जैसे आपके उधर हो गई, क्या कहते हैं, बेंगलोर साइड में। पर कुछ क्षेत्रों में, कुछ शहरी क्षेत्रों में सड़कें हैं तो अच्छी, पर छोटे छोटे खड्डे हैं। तो उन गड्ढों के कारण आपको हो सकती है तकलीफ। अगर उनमें से एक बार भी हैवीली निकल गई ना गाड़ी, कूद गई, तो भाई साहब बहुत बड़ा खर्चा आ जाएगा। लगभग ये मान के चलो उसकी मोटर खराब है। तो ये जो चीजें होती है ना, फिजिकल डैमेज, वो वारंटी में कवर नहीं होता है। आप भले ही बड़ी वारंटी की ले लो, तो उस जगह आपको मिड माउंट मोटर लेनी ही पड़ेगी। अच्छा, इसमें मोटर भी है ना, आपको मैं बता देता हूँ। BLDC हब मोटर आती है, एक आती है BLDC जो चेतक में लगी हुई है। एक भाई साहब हैं, वो उन्होंने तो उसको PMSM बता दिया, बहुत बड़े ज्ञानी विज्ञानी हैं, अपने व्लॉग में उसको बता दिया कि ये चेतक के अंदर PMSM मोटर लगी हुई है, मिड माउंट होके। साइड माउंट है जबकि वो, और BLDC मोटर है वो। मैं उसको करेक्ट कर रहा हूँ, चेतक में BLDC मोटर है, ब्रश लेस डायरेक्ट करंट मोटर। इंजीनियर कर जाते हैं गलती कभी कभी, मतलब स्ट्रेस तो होता ही है, थकावट भी होती है, आप मेरे चेहरे पे भी देख रहे होगे। पर फिर भी जिम्मेदारी से सही चीज बताना जरूरी है, इस चीज को आप शेयर करना। तो BLDC साइड माउंटेड है, जो कि उससे व्हील से कनेक्टेड है, और उसके बाद एक ट्रांसमिशन लगा हुआ है, उससे कनेक्टेड है। तो ट्रांसमिशन के जरिए वो घूमती है। और उसके बाद आपकी आती है PMSM मोटर। PMS मोटर यानी कि परमानेंट मैग्नेट सिंक्रोनाइज मोटर। वो बेल्ट ड्रिवन होती है, मिड माउंट होती है। और इसके अलावा जो ओला में आती है, वो है आपकी IP मोटर, इनग्रेस प्रोग्रेसिव मोटर। इस मोटर की खासियत ये है कि वो भी बेल्ट ड्राइव होती है और मिड माउंट होती है, AC मोटर होती है। ये AC मोटर जो होती है ना, बड़ी ताकतवर भी होती है, और इनका IP67 ग्रेड होता है। मतलब वाटर रेजिस्टेंस मानिएगा इनको। वो जो कंपनी वाले कुछ यूट्यूबर लगा लगा के पानी में पूरे स्कूटर को डुबो डुबो के समुंदर में, और कभी मतलब जो जहाँ अंडरपास के अंदर पानी भरा हुआ उनमें से निकाल रहे हैं ना इन गाड़ियों को, भाई साहब निकाल तो लो। अभी साल भर बाद उनकी हालत देख लेना आप। मैं लिख के देता हूँ, आप भले ही अपने शोरूम में उस बैटरी को डुबो के दिखा दो, 3 साल वो जब चार्जिंग डिस्चार्जिंग पे आएगी ना, वो अभी ऐसी ही रखी हुई है। जब वो चार्जिंग डिस्चार्जिंग पे आएगी ना, क्योंकि हीट निकल रही है, और हीट क्या करती है, हर चीज को, हर स्ट्रक्चर को एक्सपेंड कर देती है। तो जब वो एक्सपेंड करेगी ना, तो साहब आपकी भी तकलीफ हो जाएगी। वापस पानी अंदर घुसेगा और वो स्वाहा करेगी पूरा चीज़ों को, नुकसान करेगी अच्छे वाला। तो इन चीज़ों को अवॉइड करना। पानी में से निकाल सकते हैं, वाटर रेजिस्टेंस है, पर उसको पोंछ लो। सेफ्टी प्रिकॉशंस जरूरी होते हैं इनमें। ये तो हो गई इंपॉर्टेंट बात बैटरी और मोटर की। लास्ट पॉइंट में आप ध्यान दीजिएगा कि उनके स्पेयर्स की अवेलेबिलिटी इजीली अवेलेबल है क्या। शोरूम पे जाएंगे या पूछ लीजिएगा साफ साफ कि भाई साहब अगर ये गाड़ी खराब हो जाती है तो इसके स्पेयर्स कहाँ कहाँ मिल सकते हैं। लोकल शॉप पे भी मिल जाएंगे। आजकल बहुत बड़ा मार्केट बनने वाला है। आप अभी ज़्यादा लंबा टाइम नहीं लगेगा, मैं समझता हूँ साल 6 महीने में लगभग सभी गाड़ियों के स्पेयर्स मिल जाएंगे। मतलब पूरा बॉडी किट भी मिल जाएगा, पूरा ब्रेकिंग सिस्टम और ये वो, इसके यहाँ तक कि कंट्रोलर, इसके चार्जिंग कंपोनेंट्स, इसके इंजीनियर्स जो छोटे छोटे नए निकल रहे हैं जिनको जॉब नहीं मिल रही है ना, वो ये कर देंगे, सुधार सुधार के एकदम एक्यूरेट कर देंगे। जो इस फील्ड में नहीं गए उनको कुछ ना कुछ तो करना ही है। तो साल 6 महीने में ये सब चीज़ें हल हो जाएंगी, आपकी एक बहुत बड़ी टेंशन खत्म हो जाएगी। ये थी ईवी गाइड। आपने गाड़ी लेनी है, उसके बाद आप गाड़ी उठाइएगा तसल्ली से, सोच समझ के, सबके सामने, और बकायदा उसका फोटो वीडियो जरूर बनाइएगा, ताकि वो यादें सदा बनी रहें कि आपने जब ईवी ली, जैसे आप और गाड़ियां लेते हो तो वो इस तरीके से ली थी आपने।
अपनी सूझबूझ से ली थी आपने। और मैं शुभकामनाएं देता हूं आपको, आज नहीं, कल नहीं, इस दिवाली तक आप हर घर में एक ईवी लेंगे और ये गाइड हर घर में शेयर करेंगे। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। अगर आपको कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना, कमेंट ज़रूर करना, और चैनल अब तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब भी करना और करवाना दोस्तों से, उससे मेरा भी मोटिवेशन लेवल बढ़ जाता है। तो मिलते हैं फिर किसी अच्छे से वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।